पे लिखा रहा था लाइव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कल की क्लास देख ली होगी और उसी क्लास के आगे हम चल रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को, कल मैं पॉलिटी स्टार्ट की थी और पॉलिटी में मैंने जनरली जो इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हो रहा है, मतलब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले की बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने कल बैकग्राउंड क्लियर करने में सबसे पहले आपको यहाँ तक समझा दिया था। बैकग्राउंड क्लियर करने में मैंने सबसे पहले आपको यहाँ तक समझा दिया था कि 712 से लेकर 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत पर, मतलब जब हिंदुस्तान पर जब कब्जा किया है, या दिल्ली सल्तनत जब बनाई, जब लाहौर को राजधानी बनाया, यहाँ तक का पीरियड बता दिया। और 1206 से लेकर के 1526 तक जब बाबर हिमाय मतलब इंडिया में आएगा तब तक का टाइम पीरियड बता दिया है। अब 1526 से लेकर के आगे तक का मुझे स्टार्टिंग करना है, ठीक है? तो इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि 1206 से लेकर 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत रही है उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी रहे हैं। मैंने इसमें गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में आपको बता दिया। और जो खिलजी वंश था उसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दिया। तो तुगलक में आपके सामने मैंने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता दिया। और जो सैयद वंश था इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसमें खिज्र खां के बारे में मैं आपको बता चुका था। और लोधी में आपको ये बता चुका कि बहलोल लोधी आया, देन सिकंदर लोधी आया, देन इब्राहिम लोधी आया। मैं लास्ट टाइम जब चल रहा था तो 1526 में तब चल रहा था जब इब्राहिम लोधी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा हुआ था। आई होप यहां तक कि आपको क्लास पीछे की समझ में आ गई होगी। अब मैं इब्राहिम लोधी से आगे का टाइम पीरियड आगे लेके चलूंगा, मतलब इब्राहिम लोधी से आगे का काल लेके चलूंगा, ठीक है? तो अपन पहले समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक बार थोड़ा सा आप बताइएगा यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार आप कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, नो कंफ्यूजन। आप सिर्फ कमेंट में इतना लिख दीजिए, नो कंफ्यूजन, मुझे समझ में आ जाएगा। फिर इससे आगे का सीन मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा क्या है। क्योंकि होता क्या है ना, कि मैं जो आपको सीन क्रिएट कर रहा हूँ वो एक मूवी की तरह कर रहा हूँ। कि जैसे मान लो, सपोज सपोज करो आपने गदर 2 मूवी देखी, तो आपको गदर 2 में ये सीन दिखाई देता होगा कि सन्नी देओल पाकिस्तान गया, फिर ऐसे एक सीन हुआ, तो वो आपके माइंड में एक पिक्चर सी क्लियर हो जाती है। तो मैं यहीं पर एक पिक्चर सी बनाऊंगा, माइंड में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पढ़ा नहीं रहा, टॉपिक को आपके दिल और दिमाग में डाल रहा हूं, बस सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा। तो मैं ये मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये समझ लेना टॉपिक यहां उतर जाएगा, भूलोगे नहीं। बस करना क्या, जितने भी डायग्राम दूं उन डायग्रामों की प्रैक्टिस कर लेना आप। सारे डायग्राम पूरी की पूरी 1947 में देश आजाद हो जाएगा और सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है? अब सुनना क्या हुआ। देखिए, अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, देखें,
टाइम पीरियड जो है वो 1525 है। 1525 में क्या है, 1525 के आसपास ये जो दिल्ली है इतना बड़ा एरिया है और इस दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन है। इस दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन है, यहां पर इब्राहिम लोदी राज कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि देखो इब्राहिम लोदी भारत का राजा है, ये फैन बंद कर देना। इब्राहिम लोदी चूंकि भारत का राजा है तो राजा से जलने वाले दुश्मन बहुत होते हैं, तो इसी प्रकार इब्राहिम लोदी से भी जलने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब कौन कौन जलने वाले लोग हैं, तो इस टाइम पर यहां पर इब्राहिम लोदी के एक अंकल हुआ करते थे, मतलब उसके एक चाचा हुआ करते थे, पहला बंदा। और दूसरा, यहीं पर एक पंजाब नाम की जगह है, पंजाब का एक सूबेदार हुआ करता था, वो भी इब्राहिम लोदी से जलता था। मतलब इब्राहिम लोदी राजा है और राजा से जलने वाले दो लोग हैं। पहले का नाम है दौलत खां लोदी और दूसरे का नाम है अफर खां लोदी। ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि इब्राहिम लोदी कैसे भी करके मर जाए। अब एक बात बताओ, यहां पर हम खड़ा कर लेते हैं, इब्राहिम लोदी को। ये भी चाहता है कि इब्राहिम लोदी मर जाए और ये भी चाहता है कि इब्राहिम लोदी मर जाए। तो केवल क्या इनके चाहने से इब्राहिम लोदी मर जाएगा? नहीं। तो इसलिए हुआ क्या कि ये दोनों के दोनों यहां से भागते हुए, दोनों के दोनों यहां से एक बार शिकार के लिए जाते हैं इस तरफ। जब इस जगह शिकार के लिए जाते हैं तो जंगल में रास्ता भटक चुके होते हैं यहां पर। जब रास्ता भटक जाते हैं तो एक जगह पर सुबह सुबह जब होती है, जंगल के बाहर जब निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा मैदान होता है, बहुत बड़ा मैदान होता है। और ये देश जो है ना वो आज का अफगानिस्तान का इलाका है। तो उस अफगानिस्तान के इलाके में बहुत बड़ा मैदान होता है। वहां मैदान पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है और जब भीड़ लगी होती है तो वहीं पर क्या होता है, एक बंदा एक टापू सा बना हुआ, टापू सा मतलब एक ऊंचाई सी कुर्सी बनी हुई है पत्थरों की, उस पत्थरों से कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों खड़े होकर देख रहे हैं कि वो जो बंदा था, 500-600 लोग बैठे हुए हैं जमीन पर और उन लोगों को जस्टिस दे रहा है, न्याय दे रहा है। वहां दो आदमी आए, उसने पूछा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करी और उनको न्याय दे दिया कि इसको फांसी चढ़ा दो या इसको 500 रुपए का जुर्माना लगा दो। इन दोनों बंदों ने देखा कि इस आदमी में इतना टैलेंट है और उसी बीच इन दोनों ने देखा एक बहुत बड़ा किला था बगल में, उस किले में बहुत बड़ी बड़ी तोपें रखी थी। इंडिया में आज तक किसी ने जिंदगी में कभी तोपें देखी नहीं, इन्होंने पहली बार देखी भारत में, अफगानिस्तान में तोपें। तो इनके मस्तिष्क में आया यार ये क्या चीज है। तो इन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि भाई साहब ये महलों के अंदर क्या हुई है, क्या रखी है। तो इन्होंने कहा इन्हें तोप कहते हैं। तो इन्होंने कहा इसका क्या होता है, तो उसने बोला इन तोपों के माध्यम से इंसान तो क्या महल के महल उड़ जाते हैं। इनको लगा कि हिंदुस्तान में तो ऐसी तोपें है ही नहीं, इब्राहिम लोदी के पास तो तोपें ही नहीं है। तो इनको लगा कि ये जो आदमी है ये कौन है। तो इन्होंने वहां के लोगों से पूछी कि भाई साहब ये जो आदमी टीले पर बैठा है ऊंचाई पर, ये कौन है। तो इन्होंने कहा ये यहाँ का राजा है, ये यहाँ का हेड है। तो ये दोनों के दोनों बोलते हैं क्या इससे हमारी बात हो जाएगी क्या। तो होता क्या है, उन दोनों बंदों को, जो लोदी थे दोनों, उन दोनों को बुलाया जाता है और इन दोनों से पूछा जाता, इन दोनों को बुलाया जाता है और फिर जो टीले पर बंदा बैठा है वो पूछता है बताओ क्या है। तो ये दोनों कहते हैं कि आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना हुनर है, आपके पास इतना मतलब काबिलियत और इतना ज्यादा मैंने स्किल देखा कि आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो जो टीले पे बंदा बैठा था वो कहता है मतलब कहना क्या चाहते हो। उसने कहा कहना कुछ नहीं चाहता, आप इतनी सी छोटी सी रियासत, इसके राजा हो, आपके पास टैलेंट है कि आप बहुत कुछ कमा सकते हो, इतना बड़ा एरिया आप कवर कर सकते हो। उसने कहा मतलब ये कि तुम चाहो तो अपने टैलेंट के दम पर हिंदुस्तान के राजा इब्राहिम लोदी को मार सकते हो। इब्राहिम लोदी के पास ना तो टैलेंट है, ना ही फौज है और ना ही तुम्हारी जैसी तोपें हैं। वो कहता है मतलब ये कि तुम इब्राहिम लोदी को मार दो, मारने का रास्ता हम बताएंगे, तुम्हें कैसे मारना है। तुम सिर्फ अपना टैलेंट और अपनी तुम फौज का इस्तेमाल करना, उसके दम पर इब्राहिम लोदी को मार दोगे। अब होता क्या है, जो ये व्यक्ति टीले पर बैठा होता है इसके अंदर अट्रैक्शन आ जाता है भारत को लूटने का, हिंदुस्तान को लूटने का। अब यहां से ये व्यक्ति चलता है और यहां से इब्राहिम लोदी, और यहीं पर एक युद्ध शुरू होता है जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और यहीं पर युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी एक तरफ और दूसरी तरफ खड़ा हुआ था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी कि ये दोनों बंदे, जिस बंदे को अफगानिस्तान से इनवाइट करके लाए हैं उस बंदे का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब एक युद्ध शुरू होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इसे कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहां तक समझ आ गया। अब इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर जीतता है
और बाबर जीतने के बाद ही बाबर के साम्राज्य शुरू होता है। अब ये ग्रीन कलर जितने में फैलता चला जाए उतने में देखते जाना बाबर चलता चला जाएगा आगे। ये देखना, अब बाबर बाबर जो है मतलब यहां पर आया 1525 चल रहा है, अभी 1525 में यहां है, 1526 टाइम आ गया। अब बाबर इतने एरिया पर कब्जा कर चुका है, ये एरिया बाबर ने अपने कमांड में ले लिया, इस एरिया को बाबर कंट्रोल में कर चुका, बाबर ने इतना इलाका जीत लिया है। अब बाबर कैसे जीतता है इस वीडियो को मैं मुगल जब खत्म करूंगा तब आपको दिखाऊंगा एक्सपेंड करते हुए। अब पीछे लौटते हैं एक बार दोबारा, आ जाए। अब समझना होता क्या है। बाबर इंडिया आता है, अब जब इंडिया आता है तो बाबर एक पॉलिसी का इस्तेमाल करेगा, उस पॉलिसी को कहते हैं तुलगुमा नीति। अब वो तुलगुमा नीति क्या है वो सुनना। एक्चुअली इधर इब्राहिम लोदी की फौज है और इब्राहिम लोदी की फौज जो है वो हाथियों पर और घोड़ों पर खड़ी हुई है। उस टाइम पर इंडिया में हाथी और घोड़े ही होते थे। बाबर लेके आया है तुलगुमा पॉलिसी, बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बाबर लेके आया तुलगुमा पॉलिसी, उस तुलगुमा पॉलिसी से ये बीच में मैदान है, इस मैदान के बगल में बाबर ने 15-15 फुट के एरिया में बैलगाड़ी खड़ी कर रखी है, बैलगाड़ी बैलगाड़ी, और 15-15 फुट का गैप दे दिया है, हर बैलगाड़ी को एक दूसरे से जोड़ रखा है। और एक बैलगाड़ी के ऊपर पीछे की तरफ में इसने तोपें लगा रखी हैं। अब सोचो, अब पीछे घोड़े हाथी से बाबर की फौज खड़ी है, बैलगाड़ी के पीछे तोपें, तोपों के पीछे हाथी घोड़ों से फौज, और इधर इब्राहिम लोदी केवल लड़ रहा है घोड़े और हाथी से। तो यानी कि पहले ही क्लियर हो चुका था इब्राहिम लोदी की फौज कमजोर है और बाबर की फौज मजबूत थी, क्योंकि जिसके पास तोपें थी। और इसी तुलगुमा नीति के माध्यम से बाबर ने पूरे के पूरे इब्राहिम लोदी की फौज को हरा दिया। और यही कारण हुआ कि यहां पर लोदी वंश खत्म हो गया और हिंदुस्तान पर मुगलों का स्थापना हो चुकी है। और यहीं से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल वंश की स्थापना शुरू करता है भारत में। अब देखें हुआ क्या, अब दोनों में अंतर समझना। बाबर जो लेके आया केवल 12,000 सैनिक लेके आया, 12,000 सोल्जर ओनली, और इब्राहिम लोदी जो लेके आया 1 लाख सोल्जर लेके आया है, मतलब 1 लाख कमांडो इब्राहिम लोदी के पास हैं। बाबर के पास मात्र 12,000 कमांडो हैं और 12,000 के दम पर पूरे 1 लाख को मारेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तोपें थी, उसके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो इब्राहिम लोदी के पास थी ही नहीं। दूसरा, बाबर आया था काबुल से, काबुल मतलब आज का अफगानिस्तान की तरफ, और ये दिल्ली सल्तनत का हेड था, बाबर काबुल का था। नेक्स्ट, बाबर जो था वो तैमूर और चंगेज खान के वंश का था, और इब्राहिम लोदी की कहानी ये सामने आपके लिखी है। इन दोनों में ताकतवर ये था, लेकिन स्किल और टैलेंट इसके पास ज्यादा था, इसलिए बाबर यहां पर मुगल वंश की शुरुआत करता है। यहां से अब शुरू होगा मुगल एम्पायर। चलिए आगे आ जाए। अब पहले बाबर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बाबर क्या करता है, 1526 में मुगल पर बैठेगा, मतलब 1526 में मुगल वंश की स्थापना होगी। 1526 से मुगल वंश 1707 तक चलेगा। कैसे चलेगा वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन कुछ हिंट दे देता हूं यहां पर। 1526 के बाद 26 के बाद सबसे पहले बाबर, फिर आएगा हुमायूं, फिर आएगा आपका क्या कहते हैं, वैसे शेरशाह सूरी भी आएगा लेकिन बाद में बात करूंगा उसकी। हुमायूं के बाद आएगा अकबर, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। ये है, औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में। नेक्स्ट, बाबर गद्दी पर जो बैठा है वो बैठा है 1526 में, यानी कि 1526 से लेके 1707 तक, ये टाइम पीरियड में आज कंप्लीट करूंगा। ठीक है यहां तक। अब देखें क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं। अब देखें क्या होता है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ इब्राहिम लोदी से, कौन हारा? इब्राहिम लोदी। सारे युद्ध बाबर जीतेगा। 1527 में दूसरा युद्ध हुआ खांडवा का युद्ध, कौन हारा? राणा सांगा। तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, कौन हारा? मेदिनी राय। सब में बाबर जीतेगा। चौथा घाघरा का युद्ध, कौन हारा? अफगान आर्मी थी, अफगानियों ने आक्रमण कर दिया था, अब सारे अफगानियों को बाबर ने अकेले मार दिया। चारों युद्ध बाबर जीता है। और अगले साल बाबर मर जाएगा 1530 में। याद करने का तरीका, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। दोबारा सुनो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। 26, 27, 28, 29, 30। 26 में आया, 27 में दूसरा युद्ध, 28 में तीसरा,
29 में चौथा और 30 में टपक गया। यानी कि बाबर का दोबारा सोच लो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। बाबर का सिर्फ इतना ही खेल था। नेक्स्ट आगे सुनना बाबर के बाद। यहां के बाद क्या होता है, बाबर के बारे में दूसरा सीन। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब जो उसकी आत्मकथा थी, बाबर ने खुद लिखी थी, नाम था बाबरनामा। नाम था बाबरनामा। दूसरा, बाबरनामा जो बाबर ने लिखी थी, उस किताब में बाबर ने यह खुद लिखा है कि उस टाइम के सबसे पावरफुल जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे। मतलब बाबर ने अपनी किताब में लिखा है, आपके एग्जाम के लिए खुद बाबर कहता है कि उस टाइम के हिंदुस्तान के सारे राजाओं में से सबसे जो ताकतवर था वो कृष्णदेव राय थे। बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया पीसीएस में कि बाबर ने सबसे ज्यादा पावरफुल किसे बताया है। दूसरा, बाबर का जो 4 अटैक हैं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताबों में एक अटैक और दिखाई देता है बाबर का। वो अटैक है भेरा का युद्ध। 1519 में बाबर ने भेरा पर आक्रमण किया था। भेरा कहां है? राजस्थान में छोटा सा युद्ध था, छोटी सी जगह है, वहां पर बाबर आक्रमण करता है। लेकिन ये आक्रमण नहीं था, एक्चुअली बाबर एक छोटा मोटा गुंडा टाइप का था। तो हुआ क्या था, अफगानिस्तान से आया था अपने 4-5 गुंडों को लेके के और भेरा को लूट के चला गया था, बस इसमें इतना ही था। तो आपसे पूछा जाए बाबर का पहला युद्ध कौन सा, तो भेरा। ये पूछा जाए बाबर के सारे युद्ध में पहला युद्ध कौन सा, तो जो मैंने बताया उधर वाले पानीपत का वो। ये तो गुंडे की तरह आया, लूटपाट के गया है बस यहां पर। नेक्स्ट, बाबर की जो कब्र है वो आगरा और काबुल में है। मैं बता रहा हूं कैसे है, अभी 1 मिनट रुकना, आगे की कहानी। द यूज ऑफ कैनन्स फर्स्ट टाइम इन द वॉर एज फॉलोज योर तुलगमा नीति। बाबर ने तोपों का पहली बार तुलगमा नीति में पॉलिसी में इस्तेमाल किया था। तुलगमा नीति क्या है मैं पीछे के युद्धों में बता चुका आपको। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल पर्सियन। बाबर मतलब मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा, वो पर्सियन है, मतलब फारसी है। लेकिन एक बार गौर से सुनना, मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फारसी है, लेकिन बाबर ने जो बाबरनामा किताब लिखी थी वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। दोबारा सुन लो इस बात को अगर नहीं आया समझ में तो। एक्चुअली बाबर ने जो बाबरनामा किताब लिखी है ये तुर्की भाषा में लिखी है, टर्किश लैंग्वेज में। लेकिन मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फारसी भाषा थी। लेकिन बाबर की इस बाबरनामा किताब को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, बाद में अनुवाद किया है अकबर के टाइम पे, वो मैं बताऊंगा, अकबर तक पहुंचने दो पहले। यहां तक क्लियर हो गया आपको? बाबर के साथ इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, इतने में बाबर तक बोलो, इसके आगे चले। बाबर का पूरा नाम था, एक सल्लू कश्यप पूछ रहे हैं, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसे जहीर के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया में इसे बाबर के नाम से जाना गया। और किसी को कोई डाउट है? और किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक, या समझ में आ रहा है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है या फिर आगे चले? यहां तक क्लियर है? चलिए चले आगे शुरू करते हैं फिर। देखिए बाबर का सीन यहीं तक है, अब आगे चलते हैं बाबर के बारे की, मतलब बाबर के बाद हुमायूं आएगा। लेकिन अब देखो गौर से सुनना, अब आप किताब को पढ़ोगे, कोई भी किताब, कुछ कोई भी किताब पढ़ लो, मार्केट में 50 किताब मौजूद है। लेकिन मैं एक सीन क्लियर कर दूं, बाबर हुमायूं, हुमायूं का पार्ट 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन किताबों में उतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं समझाया। मैं उसे कहानी की तरह समझाऊंगा, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन आपको अगर वो कहानी समझ में आ गई तो मुगल एम्पायर आप कभी नहीं भूलोगे क्या हुआ था। ठीक है, अब सुनना। देखिए होता क्या है, बाबर के पीछे, बाबर की तरफ आते, बाबर के 4 बेटे हैं, 4 बेटे। देखिए बाबर के 4 बेटे हैं, चारों बेटों के नाम सुन लीजिए। पहले बेटे का नाम है हुमायूं, दूसरे का नाम है कामरान, तीसरे का नाम है अस्करी और चौथे का नाम है हिंदाल। दोबारा सुन लो, बाबर के 4 बेटे हैं ऑफिशियली, 4 ऑफिशियली है, बाकी कितने होंगे बाबर जाने। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सबसे बड़ा बेटा जो है वो हुमायूं है। ठीक है यहां तक? अब देखो होता क्या है, बाबर चूंकि अफगानिस्तान से आया था और बाबर ने अपने आराम करने के लिए आगरा में एक जगह बनवाई थी जिसका नाम था आराम बाग। दोबारा सुनना, उसका नाम था आराम बाग।
जितने लोग आगरा से होंगे वो जानते होंगे, आज एक रामबाग नाम की जगह है। तो जो रामबाग नाम की जगह है उसे बाबर ने बनवाया था, उसका नाम पहले आराम बाग था और कुछ समय बाद उसका नाम रामबाग कर दिया गया था। बाबर ने आराम करने के लिए बनवाई थी। क्यों बनवाई थी वो सुनो अब। एक्चुअली बाबर जो अफगानिस्तान से आया, तो अफगानिस्तान के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण और इंडिया के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, दोनों में बहुत फर्क पड़ा था। तो जो एनवायरमेंट अफगानिस्तान का था वो एनवायरमेंट बिल्कुल अपोजिट था आगरा और मथुरा की तरफ का। तो बाबर को ये एनवायरमेंट सूट नहीं किया। इसकी वजह से बाबर 2-3-4 साल में बीमार पड़ने लग गया। तो बीमार पड़ने लग गया तो बाबर को हकीमों ने यह सलाह दी कि तुम ऐसी जगह पर आराम करो जहां हरियाली ज्यादा हो। तो उसी आराम करने के लिए बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया। अब क्या हुआ, 1530 के आसपास, 1530 के आसपास बाबर पड़ गया बहुत ज्यादा बीमार। तो बाबर ने अपने काजी को बुलाया, मतलब जो लिखा पढ़ी करते थे, एक प्रकार के वकील थे उस टाइम के, उनको बुलाया और उनसे बुलाने के बाद बोलता है बाबर कि मेरी तबीयत खराब है और मैंने इतने बड़े इंडिया पर कब्जा कर लिया है, इतने बड़े, मतलब मान लो बाबर ये कह रहा है कि मैंने इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और इस इलाके को मैं इतनी बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान के इलाके को जीता हूं, मैं इसलिए इसे ऐसे गंवाना नहीं चाहता। तो मेरे काजी जी मेरे चारों बेटों को बुला दो। तो ऐसे में बाबर के चारों बेटे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल को बुलाया जाता है। चारों बच्चे आते हैं, बाबर चारपाई पे लेटा है और सामने वो वकील थे बैठे कागज लेके। बाबर कहता है कि मैं अपने चारों बेटों में सबसे बड़ा जो बेटा है हुमायूं, मैं चाहता हूं कि कल को अगर मैं मर जाऊं, मैं चाहता हूं कि कल को अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे किसी भी बेटे में लड़ाई नहीं हो और सारे के सारे बेटे जो हों वो प्यार से हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाए, यानी मेरे मरने के बाद हुमायूं राजा बनेगा। यहां तक समझ में आ गया। यानी बाबर अपने वसीयतनामे में लिख के गया है वकील के सामने कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा हुमायूं हिंदुस्तान की गद्दी संभालेगा और मैं हुमायूं से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा हुमायूं, कल को अगर मैं मर जाऊं तो अपने तीनों भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल के साथ भेदभाव मत करना। इन तीनों को इक्वलिटी के साथ बराबर मानना और इनको बराबर बराबर हिस्सा देना। हुमायूं ने कहा, वो सॉरी, हुमायूं ने बाबर से कहा पिताजी डोंट वरी, आप जाओ मैं देख लूंगा। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ ही दिन बाद, 2-3-4 दिन जब वसीयत लिखी गई और हुमायूं को उत्तराधिकारी या सक्सेसर बनाया है, उसी के 2-3-4 दिन बाद बाबर मर गया। तो जैसे ही बाबर मरा तो बाबर को वहीं आराम बाग के, मतलब आगरा के उसी आराम बाग में एक जगह पर गड्ढा खोदा गया और वहीं बाबर की कब्र बनाई गई और उसे बाबर को वहीं दफना दिया। लेकिन बाद में किसी ने, जब हुमायूं राजा बन गया तो किसी ने हुमायूं को बताया कि आपके पापा की आखिरी इच्छा थी कि वो जहां पैदा हुए हैं काबुल में, उनको वहीं पे दफनाया जाए। तो हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाद में अपने पिता की जो कब्र थी वो आगरा से उठा के काबुल शिफ्ट करवाई। यानी कि हुमायूं की जो रियल डेड बॉडी है वो काबुल में है, लेकिन हुमायूं की कब्र आज भी आगरा के आराम बाग में देखने को मिलती है। इसलिए आपसे यह पूछा जाए कि हुमायूं की कब्र इंडिया में क्या है, कहां है, तो आगरा में, और वैसे रियल में कहां है, तो काबुल में। यहां तक कोई डाउट है? अब बनता है हुमायूं उत्तराधिकारी। हुमायूं के बारे में अब शुरू करूं, इससे पहले आप बता दीजिए कोई कंफ्यूजन है किसी को? बाबर खत्म, अब हुमायूं आऊंगा, लेकिन हुमायूं के बाद शुरू करने से पहले यहां बता दो, आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? 1 मिनट जल्दी से कमेंट करना। ये जो लोग पूछ रहे हैं कि ओल्ड वीडियो कहाँ मिलेगी, तो इससे पहले ही कल लाइव क्लास हुई थी, वहीं विकल्प में जाना, प्लेलिस्ट में लाइव होगा, उस लाइव में कल की वीडियो पड़ी हुई है, वहां जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है या आगे चलें? नो कंफ्यूजन, चलें आगे। आ जाए। एक्चुअली इतनी तेजी से कमेंट आ पाते हैं कि इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, एक एक सेकंड में बाढ़ सी होती है। सर बट कोई नहीं, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, यही मेरे लिए बहुत है। चलिए आ जाए। अब देखो होता क्या है, अब पहले हुमायूं को समझते हैं। अब हुमायूं, बाबर 1530 में मरता है। 1530 में मरने के बाद हुमायूं के टाइम पीरियड 2 भागों में बटा है। हुमायूं को समझना, हुमायूं को रटना नहीं। अगर आपने रटा तो हुमायूं कभी समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली हुमायूं का टाइम पीरियड, इसको बड़ा कर लेता हूं 1 मिनट।
हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हुमायूं का जो भाग कार्यकाल है वो 2 भागों में डिवाइड है। पहला, 1530 से लेके बाबर की मृत्यु हुई तब से लेके 1540 तक। दूसरा, 1555 से लेके 1556 तक। कुछ बच्चे कहेंगे कि साहब बीच में हुमायूं कहां चला गया? तो एक्चुअली इस वक्त हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। तो ये जो बीच में 15 साल का जो गैप है, यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक का जो गैप है, ये हुमायूं इंडिया में नहीं था। हुमायूं कहां गया है मैं पूरी कहानी के साथ समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें आपको। यानी कि हुमायूं के टेन्योर 2 भागों में बटे हैं, 1530 से 1540 और 1555 से लेके 1556। बीच में 1540 से लेके 1555 तक का जो टाइम पीरियड है इंडिया में, उसमें शेरशाह सूरी ने राज किया है। अब देखते हैं क्या सीन हुआ। अब लौट के आओ इधर, देखिए पहले क्या हुआ। एक्चुअली हुमायूं के 4 युद्ध हुए हैं सबसे ज्यादा। पहला जो युद्ध हुआ है उसे कहते हैं बैटल ऑफ देबरा। और चारों युद्ध में सीधा क्लियर कर दूं, शेरशाह सूरी से हुआ, दूसरा भी शेरशाह सूरी से हुआ, तीसरा भी शेरशाह सूरी से हुआ, और चौथा जो नाम है वो है सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, लास्ट है सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी शेरशाह सूरी का बेटा है। अब देखें होता क्या है। सबसे पहला हुमायूं का युद्ध होता है देबरा में शेरशाह सूरी से, और इसमें हुमायूं जीतता है पहले वाले में। कब होता है ये? 1531 में, बाबर के मरने के यानी हुमायूं के गद्दी पे बैठने के अगले साल। नेक्स्ट, उसके बाद बैटल ऑफ चौसा आया, ये 1539 में होता है और इसमें हुमायूं हारता है। अब ध्यान रखना, इसमें शेरशाह सूरी जीता और हुमायूं हारा। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि शेरशाह सूरी ने पहले युद्ध में हुमायूं को हरा दिया, यानी कि शेरशाह सूरी का प्री निकल गया। तो जिस आदमी का प्री निकल जाए तो मेंस के लिए तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा ना। तो अब क्या हुआ, जैसे ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पहले युद्ध में हराया, इस वाले में चौसा के युद्ध में, शेरशाह सूरी ने कहा अगर थोड़ी सी ताकत और लगा दूं तो इसको अगले युद्ध में हरा दूंगा। तो अगले युद्ध में शेरशाह सूरी ने ऐसी चाल चली कि अगला युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, गंगा नदी के किनारे। ये कन्नौज नाम की एक जगह है, वहां पर एक गांव पड़ता था बिलग्राम। उस कन्नौज के बिलग्राम के पास एक युद्ध हुआ था, उसे कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम, 1540 में। इस युद्ध में हुमायूं एक तरफ और शेरशाह सूरी एक तरफ, लड़ाई होती है शुरू। लेकिन लड़ाई में क्या होता है, यहां पर जीतता है शेरशाह सूरी, हुमायूं कमजोर पड़ जाता है और हुमायूं की फौज हुमायूं को छोड़ के भाग जाती है, सपोर्ट छोड़ देती है हुमायूं का, यानी कि हुमायूं की फौज कमजोर पड़ गई। अब ऐसे में शेरशाह सूरी मजबूत हो चुका है और 5-6 बज रहे हैं, मौसम जो है वो अंधेरा सा होने वाला है, मतलब अंधेरा होने वाला है। तो जैसे ही अंधेरा होने को होता है तो ऐसे में शेरशाह सूरी आदेश देता है कि हुमायूं को जिंदा या मुर्दा पकड़ के मार दो। लेकिन होता क्या है, अंधेरा हो रहा है, खेत ही खेत है चारों तरफ और गेहूं की फसल है। अब हुमायूं के पीछे शेरशाह सूरी की फौज पड़ी है, हुमायूं भागता है। जैसे ही भागता है तो हुमायूं को तैरना नहीं आता था और पीछे मौत है क्योंकि शेरशाह सूरी की फौज है। हुमायूं बहुत तेज भागता है, जंगल का इलाका मतलब पेड़ पौधे से है और आगे कुछ पेड़ पड़ते हैं, अंधेरा है, सन्नाटा है। हुमायूं जैसे जैसे भागता है आगे थोड़ा फसल होती है और जैसे चूंकि डर लगा है मौत का तो फसल में कुछ गीलापन है, मतलब कुछ नमी है मिट्टी में। हुमायूं पैर रखता है, चूंकि पीछे डर है, मौत है, हुमायूं भागता जाता है। जैसे ही भागता है आगे गंगा नदी है। अब हुमायूं देखता है कि चंद्रमा की रोशनी गंगा नदी पे पड़ रही है। हुमायूं को पता है कि पीछे मौत है, तो हुमायूं वहीं झाड़ियों में गंगा नदी के पास छुपने की कोशिश करता है, लेकिन छुप नहीं पाता और गंगा नदी में डूबता चला जाता है, डूब जाता है। हुमायूं को तैरना नहीं आता। अब चूंकि मर तो वैसे ही रहा था तो हुमायूं आवाज लगाता है बचाओ 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 बचाओ। अब ऐसे में क्या होता है, हुमायूं गंगा नदी के अंदर है, तैरना आता नहीं है, मरने वाला है। अब हुमायूं आवाज लगाता है बचाओ 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 बचाओ। तो पास में ही एक नाविक होता है जो नाव चलाता है, जिसे भिस्ती था, वो नाव चलाता था, नाविक था जो नाव चलाता था। उसने देखा कि कोई आदमी डूब रहा है,
उसे नाव चलाता था तो उसे नाव चलाना आती थी। वो तुरंत कूदता है उस नदी में, तुरंत कूदता है उस नदी में, और नदी से निकल अंदर जाते ही वो एक बंदे को बचा के ले आता है। और निकल के जब लेके आता है, तो हुमायूं के पेट में पूरे में पानी भर गया था। तो वो हुमायूं के पेट से पानी वानी निकालता है, और कुछ देर बाद ही हुमायूं को, कुछ देर बाद या सुबह तक मान लो होश आता है। अब हुमायूं राजा था, ताजबाज तो सब गिर गए, हुमायूं के भाई छोटे मोटे कपड़े वपड़े बचे होंगे थोड़े बहुत, बाकी ताजबाज ऊपर के घाघरा चुन्नी वुन्नी कहाँ थी पता ही नहीं चला। तो इस चक्कर में हुमायूं चला गया आगे। अब क्या होता है, सुबह तक हुमायूं को होश आता है। तब हुमायूं पूछता है कि मैं कहाँ पर हूं। तब नाविक ने बताया कि आप गंगा नदी में डूब रहे थे और आपकी जान मैंने बचाई है। आप कौन है, कहाँ से हैं? अब आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, इस राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं, शकल सबने देखी है। उस टाइम पे ना तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया थी, ना कुछ था, किसी को हुमायूं के शकल भी नहीं पता होती थी। तो ऐसे में उस भिश्ती या नाविक को पता ही नहीं था कि ये राजा है। तब हुमायूं बोलता है मैं हिंदुस्तान की सल्तनत का राजा हूं। और हुमायूं कहता है लेकिन सल्तनत लूट ली गई है, शेरशाह सूरी ने मुगलिया सल्तनत को हरा दिया है और सूरी वंश हिंदुस्तान में राज करने लग गया है। यानी कि हुमायूं का तख्ता पलट चुका था, सुबह होते होते शेरशाह सूरी तख्ते पर बैठ चुका था, मुगल वंश का दी एंड हो चुका है। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का राजा है। और शेरशाह सूरी ने आदेश जारी कर दिया था कि कैसे भी करके अब हुमायूं को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ मेरे सामने। अब हुमायूं को पता था कि मेरी मौत है सामने, इसलिए हुमायूं उस नाविक से एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरी एक मदद कर दो। वो कहता है क्या? मैं अगर हिंदुस्तान से यहां से भाग के गया तो मुझे कैसे भी जिंदा या मुर्दा पकड़ के शेरशाह सूरी मार देगा। मुझे कैसे भी करके हिंदुस्तान से अफगानिस्तान भेज दो, अफगान में भेज दो। मैं अफगान जाना चाहता हूं, मैं अपने वहां घर रहना चाहता हूं। तब नाविक को हुमायूं पे तरस आया। हुमायूं क्या करता है, नाविक उस हुमायूं को 10-15 दिन घर पर रखता है, और रखने के बाद 10-15 दिन उसकी दाढ़ी बड़ी करवाता है, बड़ी, ताकि उसको कोई पहचान नहीं पाए। दाढ़ी और मूछें हुमायूं की बड़ी हो जाती हैं। और फिर हुमायूं को रास्ता बदल बदल के वो नाविक सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद लाहौर, लाहौर के बाद काबुल, और काबुल के पास एक जगह होती है, वहां पर जगह का नाम था फरगना, और हुमायूं को फरगना में जाके छोड़ के आता है। और फरगना में जब हुमायूं छोड़ के आता है तो चूंकि बाबर, हुमायूं के पिताजी जो थे, बाबर की वहां सल्तनत थी, तो ऐसे में हुमायूं फरगना में, और वहां पर हुमायूं क्या करता है, उस नाविक को एक गिन्नियों का, गिन्नी होती है मतलब सोने की गिन्नियां थी उस टाइम पे, उन गिन्नियों को एक लिफाफा तो देता है कि आपने मेरी मदद करी है, मैं आपको इतना देना चाहता हूं। लेकिन वो नाविक इतना दिल का अच्छा था कि उसने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, हम किसी की जान बचाने के लिए पैसे नहीं लेते। अब होता क्या है, और वो नाविक हुमायूं की जान बचा के चला आता है। ये था हुमायूं का 1530 से 1540 का फर्स्ट टाइम पीरियड। मैंने बोला था पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, इस 1540 के युद्ध में हुमायूं हार गया, और यहीं पर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया। यानी कि अब सूरी वंश चलेगा यहां से यहां तक। अब हुमायूं कहां गया है, इसके लिए पीछे चलते हैं, बैक में आ जाए। पहले ये बता देता हूं कि हुमायूं कहां है। अब हुमायूं का क्या होगा, दो पार्ट में बताऊंगा। अब पहले यह बताऊंगा कि हुमायूं 1540 से 1555 में कहां है, और सीक्वेंस में समझना। हुमायूं 1540 से 1555 में कहां है, पहले यह बताऊंगा। फिर यह बताऊंगा कि शेरशाह सूरी ने 1540 से 1555 के बीच में क्या किया है। दो पार्ट में, ठीक है, आ जाए। अब सुनो, अब जो हुमायूं है 1540 से 1555 के बीच, वो कहां जाता है वो देखते हैं। एक्चुअली मैंने आपको अभी बताया कि वो जो नाविक था, वो जो भिश्ती था, वो हुमायूं को अफगानिस्तान के काबुल यानी फरगना में छोड़ के आया। और फरगना में हुमायूं के पीछे हुमायूं को डर लगा था कि शेरशाह सूरी काबुल में आके मुझको ना मारे, इसलिए हुमायूं बचने के लिए उस टाइम पे ईरान नाम का देश था जिसे फारस कहते थे, ईरान नाम के देश के राजा थे, खलीफा थे, खलीफा, अगर उस आज के राजा मान लो, उस टाइम पे खलीफा होते थे, खलीफा थे शाह तमस्प। शाह तमस्प के दरबार में जाता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। शाह तमस्प कहते हैं कौन हो, तो हुमायूं कहता है मैं हूं हुमायूं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हुमायूं के पापा बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर,
और शाह तमस्प एक दूसरे के एंटी थे बिल्कुल। यानी शाह तमस्प और बाबर एक दूसरे के विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि बाबर जो था वो सुन्नी मुसलमान था और शाह तमस्प जो था वो शिया मुसलमान था। इन दोनों की आपस में पटती नहीं थी। और हुमायूं जो था, मतलब बाबर का बेटा, वो शाह तमस्प के पास शरण लेने के लिए गया है। कब गया है? 1540 में, हारने के तुरंत बाद। यहां तक सीन क्लियर हो गया। अब देखो फिर क्या हुआ। जब हुमायूं यहां पहुंचा तो शाह तमस्प ने मौके का फायदा उठाया और शाह तमस्प ने एक बात बोली कि ठीक है, मैं तुझे शरण दूंगा, मैं तुझे शरण दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें शरण दूंगा। लेकिन शाह तमस्प ने एक शर्त रखी थी कि ठीक है, तू सुन्नी मुसलमान से शिया मुसलमान बनेगा तो मैं तुझे शरण देने को तैयार हूं। अब ऐसे में हुमायूं के पास कोई विकल्प नहीं था। तो हुमायूं ने, चूंकि बाबर सुन्नी था तो हुमायूं भी सुन्नी था, तो हुमायूं ने सुन्नी को छोड़कर शिया अपना लिया। इसलिए याद रखना, बाबर सुन्नी है, हुमायूं भी सुन्नी है। लेकिन जैसे ही हुमायूं शाह तमस्प के दरबार में पहुंचा तो शाह तमस्प के दबाव में आकर हुमायूं ने शिया अपना लिया है। यानी कि हुमायूं के बाद जितने भी होंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, वो सब शिया हैं। आगे आओ, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे आ जाए। अब हुमायूं शाह तमस्प के कहने पर शिया धर्म अपनाता है, यानी कि इस्लाम धर्म में ही सुन्नी छोड़ के शिया में कन्वर्ट होता है। दूसरा सुने अब क्या हुआ। यहीं पर एक प्रॉब्लम थी। हुमायूं का एक भाई था, नाम सुनते हैं। हुमायूं का एक भाई था, भाई का नाम था हिंदाल। हिंदाल हिंदाल के एक रिलीजियस गुरु थे, रिलीजियस गुरु थे। दोबारा समझना, हुमायूं का एक भाई था, हुमायूं का एक ब्रदर था ये, और इसी भाई के एक रिलीजियस गुरु थे, धार्मिक गुरु। ठीक है, इनकी बेटी थी, धार्मिक गुरु की बेटी थी, जिसका नाम था हमीदा बानो। और जो ये रिलीजियस गुरु थे, ये गुरु इनके दरबार में रहते थे, शाह तमस्प के। दोबारा समझना अगर नहीं समझ में आया है तो। हुमायूं, मान लो मैं, हुमायूं का भाई है हिंदाल, हिंदाल के रिलीजियस गुरु थे। ठीक है, इनका नाम था मीर अली अकबर जामी। और ये जो मीर अली अकबर जामी थे, ये शाह तमस्प के दरबार में रहते थे। और मीर अली अकबर जामी की बेटी थी हमीदा बानो। और हमीदा बानो को शाह तमस्प अपनी बेटी की तरह मानता था, और हुमायूं को इस हमीदा बानो से प्यार हो गया। तीन क्लियर हो गया आप लोगों को? तीन क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हो तो मुझे बता दो, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। यहां पर एक बार बता दीजिएगा, कंफ्यूजन हो रहा हो तो किसी को। किसी को कंफ्यूजन है? यस आप ये लिख दो, कंफ्यूजन है या नहीं है, बस इतना बता दो, यस और नो। ये बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, ये क्लास एसएससी के लिए अच्छी रहेगी या आईएएस के लिए अच्छी रहेगी या पीसीएस के लिए? अरे भाई, मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब तुम आईएएस का पेपर दो, पीसीएस का दो, एसएससी का बैंक का दो, हलवाई का दो, लेखपाल पटवारी का दो, वो तुम्हारा हेडेक है यार। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब तुम उसके द्वारा कुछ भी करते हो, वो तुम्हारा हेडेक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। हाँ, बस इतना गारंटी बोल सकता हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अलावा तुम क्या करते हो वो मेरे को नहीं पता। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पीडीएफ वगैरह, इतने अच्छे डायग्राम दे रखे हैं तुमको, किसी किताब में नहीं मिलेंगे यार। क्यों उसके कंफ्यूजन में पड़े हुए हो? और जिस टॉपिक को मैं पढ़ा दूं, उसको पढ़ने के बाद किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए आप ध्यान से पढ़ लो, किताब किताब छोड़ो साइड में। चले आगे, दोबारा बताऊं या ना बताऊं? क्या इसमें एक तो इतनी तेजी से कमेंट भाग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। चलें एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, सुनो। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया। फिर हुमायूं नाविक की मदद लेके अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान के बाद भागते हुए शरण लेके शाह तमस्प के दरबार में ईरान में पहुंचा। और ईरान में ही वहीं पर जो हुमायूं का भाई था हिंदाल,
उस हिंदाल के धार्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी, उनकी बेटी थी हमीदा बानो। हमीदा बानो जो थी इनके दरबार में रहती थी, इन्हीं के दरबार में हुमायूं रहने लग गया। तो हुमायूं और हमीदा बानो को मतलब प्यार हो गया। और इसी बात का मना किया था शाह तमस्प ने कि हुमायूं गलत काम नहीं कर, लेकिन जिसके ऊपर ये प्यार का पागलपन सवार होता है उसे कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, शाह तमस्प ने मना किया हुमायूं को, बट हुमायूं नहीं माना। इसकी वजह से शाह तमस्प ने हुमायूं को देश निकाला घोषित कर दिया और अपने दरबार से बाहर कर दिया। अब समझना, 1540 में हार के दरबार में आया, 1541 में भाग करके शादी कर ली हमीदा बानो से, 1540 में हार के दरबार में आया शाह तमस्प के, 41 में शादी कर ली शाह तमस्प के दरबार से भाग के, और 41 के बाद में शाह तमस्प ने जब बाहर निकाल दिया तो निकल के बाहर आ गया, यानी ईरान छोड़ के। और ईरान में वहीं से जब भागा तो पहले खुद था, अब साथ में हमीदा बानो और एक झोला है जिसमें कपड़े लत्ते हैं उसके, अब उसको लेके भटक रहा है चारों तरफ। कोई दरबार में रहने की जगह नहीं है। अब हुमायूं इधर से उधर भटकता है, 5-6-7 महीने इधर उधर भटक रहा है, राजा का बेटा यानी कि बाबर का बेटा, क्योंकि शाह तमस्प ने लड़की के चक्कर में बाहर कर दिया। अब हुमायूं क्या है, 6-7 महीने से बाहर हो गया, और जब 6-7 महीने से बाहर हो गया तो पंगा पड़ा कि जो हमीदा बानो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। दोबारा सुनना, शाह तमस्प ने 41 में बाहर निकाला, शादी हो गई, शादी होने के बाद में 6-7 महीने घूमता रहा, और घूमते ही 6-7 महीने में हमीदा बानो प्रेग्नेंट हो गई। अब इधर देखें, अब इसको मैप से समझते हैं थोड़ा सा। थोड़ा मैप से समझ लेते हैं एक बार। देखिए, ये ईरान यहां 40 में पहुंचा, 1540 में, 41 में लड़की के चक्कर में शाह तमस्प ने बाहर कर दिया, यहीं पे शादी कर ली। शादी करने के बाद 6-7 महीने तक भटकता रहा, हमीदा बानो हो गई प्रेग्नेंट। जैसे ही प्रेग्नेंट हो गई तो अब क्या था, एक तो पहले खुद था, साथ में पत्नी, एक झोला, और पत्नी के पेट में बच्चा। अब डर लग रहा था कि कहीं डिलीवरी ना हो जाए, तो ऐसे ही हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर पैदल पैदल जा रहा था। जब पैदल जा रहा था तो एक महल के पास से गुजरता है। वो महल जो था वो पाकिस्तान में अमरकोट का महल था। अमरकोट के एक राजा थे, राजा का नाम था बीरसाल। बीरसाल के महल से गुजरता है। जैसे ही बीरसाल के महल से पास से निकलता है तो उसी बीच में हमीदा बानो के पेट में दर्द होता है बहुत तेज। अब जब पेट में दर्द होता है तो हुमायूं शरण लेने के लिए बीरसाल के महल में जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, कभी भी बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, मुझे सर छुपाने की जगह दे दो। तो ऐसे में क्या करते हैं, बीरसाल को दया आ जाती है हमीदा बानो के ऊपर, और बीरसाल उसको एक कुटिया दे देते हैं, अंदर एक मतलब घर सा दे देते हैं रहने के लिए, और वहीं पर एक बच्चे का जन्म होता है। और जिस बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे का नाम रखा जाता है जलाल। यही बच्चा जो है ना बाद में अकबर बनेगा, लेकिन नाम रखा था जलाल। पॉइंट समझ में आ गया। भाग के इनके दरबार में आया, इन्होंने भगा दिया लड़की के चक्कर में। लड़की को लेके अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में पहुंचा। बीरसाल को दया आ गई लड़की के ऊपर, चूंकि प्रेग्नेंट थी, और वहीं पे एक पिल्ला बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम रखा जलाल। समझ में आ गया आपको? अब बोलो, इतने में कंफ्यूजन है? अब क्या होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, देखना हुमायूं कैसे आगे आएगा अपनी गद्दी पे दोबारा लौट के। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? भैया ये आप लोग बार बार यार ये पीडीएफ वीडीएफ का मत लिखो। पीडीएफ की क्या जरूरत है? तुमको इतने अच्छे में डायग्राम दे रहा हूं, क्या करोगे पीडीएफ को? पीडीएफ तो ऐसी मार्केट में बहुत सारी पड़ी होंगी नोट्स के रूप में। उन किताबों का क्या होगा? किताबों से कोई पढ़ाई होती है क्या? अगर किताबों से ही अगर पढ़ाई होने लगे तो सारे के सारे बच्चे कंडक्टर ना बन जाए। सारा खेल जो है वो सामने वाले के समझाने का है। किताबों से वो तरीके से समझ में नहीं आएगा। किताबों से तुम्हें कहाँ समझाया होगा इस सीक्वेंस में, बताओ?
इसलिए बोल रहा हूँ पीडीएफ बीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, आप डायरेक्ट देखो कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया। अब अमरकोट के राजा यानी कि सॉरी पाकिस्तान में अमरकोट के राजा थे बीरसाल। बीरसाल के महल में एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का नाम जलाल रखा। अब सुनो, अब देखो, अब एक हुमायूं, एक पत्नी हमीदा बानो, और इधर एक वो बच्चा जिसका नाम है जलाल। अब ये तीन परिवार हो गए, मतलब ये तीन लोगों का एक परिवार हो गया। अब हुमायूं जब अकेला था किसी दिन, तो हुमायूं के अपने भाइयों की याद आई, भाइयों की याद आई। तो उसके तीन भाई थे, उसके तीन भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, ये जो राजा राजा अमरकोट थे, इन्हीं से कुछ दूर पे एक जगह थी लाहौर, और लाहौर का जो राजा था यानी कि सूबेदार था, वो था उसका भाई कामरान। हुमायूं को पता चला कि मेरा भाई कामरान लाहौर का सूबेदार है। हुमायूं को पता चला, ऐसे समझो, हुमायूं को पता चला कि मेरा भाई कामरान लाहौर का कलेक्टर है। बात समझ में आ रही है? मतलब कलेक्टर मान लो, उस टाइम सूबेदार था, कलेक्टर समझ लो। भाई को पता चला कि मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई एक जगह का कलेक्टर है। तो हुमायूं अपने को उठा के चलता है, मतलब खुद चलता है, अपनी पत्नी हमीदा बानो, और साथ में वो बच्चे को लेके चलता है। किसके पास? कामरान के पास। इनके दरबार से निकल के कामरान के दरबार में पहुंचता है, और कामरान के दरबारियों से बाहर जो गार्ड खड़े थे उनसे कहता है कि मुझे कामरान से मिलता है, सुल्तान से। तो दरबारी पूछते हैं कि कौन है आप? तो वो कहता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हुमायूं नाम है। दरबारी अंदर जाते हैं कामरान के पास, और कामरान से जाके कहते हैं कि सर आपका कोई भाई आपसे मिलने आया है। कामरान ने पूछा कौन भाई? उसने कहा हुमायूं। उसने कहा बुलाओ। अब अंदर हुमायूं, कामरान और हुमायूं गले मिलते हैं। बाद में हिंदाल पूछता है ये कौन है? तो वो कहता है तेरी भाभी। और ये पिल्ला कौन है? तो वो कहता है जलाल, तेरा भतीजा। अब वो तीनों के तीनों मिलते हैं सामने कामरान, और कामरान के पीछे दो भाई और खड़े थे जिनका नाम था हिंदाल और अस्करी। यानी कि ये कामरान, पीछे हिंदाल, पीछे अस्करी, इधर हुमायूं। इधर हुमायूं का पूरा परिवार, इधर कामरान, पीछे अस्करी, हिंदाल। एक बार पूरा बाबर का खानदान दोबारा मिल गया। और ये टाइम पीरियड जो चल रहा है ना, इतना करते करते घटना जो करीब करीब आ गई है, करीब करीब आ गई है 1545, 1545। अब हुमायूं जो है वो कामरान के दरबार में है। आई होप आपको हुमायूं तक का सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उधर शेरशाह सूरी की तरफ। चले आगे। यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट है? आगे चले। भैया बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि पूरी पॉलिटी यूट्यूब पर पढ़ाना। आप टेंशन मत लो, जब बोला है तो पढ़ाऊंगा। जब कमिटमेंट किया है तो पूरी पॉलिटी नहीं, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। बस आप देखते जाओ। वो एक अलग बात अलग है। और हाँ, आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर कंप्लीट कराओगे या नहीं कराओगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12 बजे का टाइम दिया है, करेक्ट 12 बजे आऊँगा। अगर 12 बजे कभी कभी ना आ पाया तो उसके दो ही तीन कारण होंगे। या तो हो सकता है ऊपर वाला बुला ले मुझे, या हो सकता है कभी बीमार पड़ जाऊं, या हो सकता है आपको 2 दिन पहले बता के जाऊं कि 2 दिन क्लास नहीं लूंगा। इसके अलावा चौथा कारण नहीं होगा। अदरवाइज 12 बजे आऊँगा करेक्ट, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12 बजे करेक्ट आऊँगा। चले आगे, आ जाए। अब आ जाओ आप शेरशाह सूरी पर। देखें, इधर शेरशाह सूरी बन चुका है हिंदुस्तान का राजा। अब शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किए हैं जरा देखते हैं। शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से 1545 है, 5 ही साल रहेगा बस, क्योंकि बुजुर्ग था, मर जाएगा जल्दी। नेक्स्ट, रियल नाम जो था वो फरीद खान था इसका। बिहार का रहने वाला था, फरीद खान नाम था। फरीद खान का नाम शेर खान कैसे पड़ा तो समझो। एक्चुअली बिहार में एक व्यक्ति रहते थे, उनके साथ ये शिकार पे गया था, उनके सपोर्टर के रूप में। फरीद खान वो शिकार करने गए थे, राजा उनके साथ पीछे सपोर्ट करने के लिए गया था। हुआ क्या था, उनके ऊपर शेर ने झपट्टा मार दिया था। तो इसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए तलवार निकाली या चाकू निकाला और शेर की गर्दन काट दी। तो चूंकि शेर को मार दिया था इसने,
तो फरीद खान से उसका व्यक्ति बहुत खुश हुआ और फरीद खान को उसने टाइटल दिया था शेर खान, यानी इसका नाम शेर खान यहां से पड़ा। दूसरा पॉइंट, 1539 में जब चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को हराया तो इसने शेर खान की जगह अपना नाम रख लिया शेरशाह सूरी। दोबारा सुन लो, रियल नाम था फरीद खान, शेर को मारने के कारण नाम पड़ा शेर खान। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद इसने खुद अपना नाम रखा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसने जो आज की डेट में रुपया नाम का जो कॉन्सेप्ट चलता है, वो रुपया इसी ने लॉन्च किया था। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि आज की मॉडिफाइड करेंसी के रूप में बाद में आया। लेकिन अगर ये पूछा जाए इतिहास में रुपए का ओरिजिन कहां से हुआ, तो शेरशाह सूरी ने करवाया। तीसरा, मतलब अगला फैक्ट, इसकी जो कब्र है वो बिहार के सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। ठीक है, नेक्स्ट, इसने एक सड़क बनाई थी। सड़क कौन सी है? जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ये सड़क बनाई थी। सड़क के बहुत सारे नाम थे। इसे उत्तर पास भी कहते थे, इसे शाह राह ए आजम भी कहते थे, इसे बादशाही सड़क भी कहते थे, इसे द लॉन्ग वॉक भी कहते थे, इसे ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड भी कहते हैं। इसको सोनार टू फिरोजपुर, कहां से कहां तक थी? सोनार से लेके फिरोजपुर तक थी। मतलब आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान के छोर तक इसकी सड़क थी। यानी कि इस सड़क का एक कोना पाकिस्तान में पड़ता है और एक कोना बांग्लादेश में पड़ता है। आज दोनों कोने इसके इंडिया में नहीं है, एक आज पाकिस्तान के हिस्से में और एक कहां पर है? बांग्लादेश के हिस्से में। लेकिन पूछी जाए सड़क कहां से कहां तक है, तो सोनार से फिरोजपुर तक थी। चले आगे, ये था हुमायूं, इसका सॉरी शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड। शेरशाह सूरी 1545 में मर गया। मरा भी कैसे था? एक्चुअली जो कालंजर में जो एक युद्ध हुआ था, ये युद्ध जीता था, लेकिन इसके द्वारा तोप चलाई गई थी। उस तोप से एक बारूद निकला था, मतलब इसी की आर्मी ने तोप चलाई थी। उस तोप से जो बारूद निकला वो दीवार की तरफ पड़ा और वही दीवार से टकरा के शेरशाह सूरी में लगता है, और उसी टकराने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। यानी कि शेरशाह सूरी की मृत्यु, ये कहा जाता है, ये खुद ही के हाथों हुई है, खुद ही उसी की आर्मी के द्वारा मर गया वो। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा था, जिसका बेटे का नाम था सिकंदर शाह सूरी, और सिकंदर शाह सूरी राजा बना। अब इधर सुनो, यहां पर लौट के आए। मैंने कहा था हुमायूं के 4 युद्ध हुए ट्रिपल एस से, तो ट्रिपल एस में पहले 3 का मतलब क्या है? शेरशाह सूरी। लास्ट के ट्रिपल एस का मतलब क्या है? सिकंदर शाह सूरी। क्लियर है? अब सिकंदर शाह सूरी को, ये सिकंदर शाह सूरी गद्दी पर है 15, सिकंदर शाह सूरी गद्दी पर है 1545 से 1555 तक रहेगा। और बाप को बता चुका हूं, यहीं पर पीछे के टाइम पे कामरान अस्करी हिंदा लाहौर में मिल चुके हैं, और वहीं पर हुमायूं अपने सारे भाइयों को एक करता है, और हुमायूं को पता चल जाता है कि अब शेरशाह सूरी गद्दी पर नहीं है, उसका बेटा जो सिकंदर सारी सूरी है वो गद्दी पर है, और जो अय्याश टाइप का है, दारू पी के पड़ा रहता है। इसीलिए शेरशाह सूरी अपने भाइयों की ताकत इकट्ठी करके लाता है, और आगे आके बैटल ऑफ सरहिंद में आके इस सिकंदर शाह सूरी को हरा देता है। यानी कि 1555 में इसने शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को मारा, और मारने के बाद मुगल एम्पायर दोबारा स्थापित किया। यहां से हुमायूं पार्ट 2 शुरू होगा। क्लियर हो गया? यानी कि 1526 में बाबर आया, 1530 में बाबर मरा, 1530 से 40 तक हुमायूं रहा, 40 से लेके 45 तक शेरशाह सूरी रहा, 45 से लेके 55 तक सिकंदर शाह सूरी रहा। 55 में हुमायूं ने इसको हराया सरहिंद के युद्ध में, और 55 से लेके आगे अब हुमायूं करेगा। क्या करेगा बता रहा हूं आगे। बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, या फिर आगे चलें? आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप इसमें से ले लीजिएगा, या वीडियो बाद में इसमें मिलेगी तो वहां से आप ले सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोग लाइव में जाके देखो, कल वाली लाइव पड़ी हुई है उसमें, तो आप उसको देखोगे तो। और हाँ, दूसरी बात, आप जितनी भी लाइव, जैसे आज कोई बच्चे नए इसमें आए हो, तो मेरा मानना है कि आप नई, अगर आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो कल की अगर देख के आओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। या जो ऐसे कल आएगी, मतलब जो टुमारो आएगी, तो उसको देखने के लिए पिछली 2 देख के आओगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चले आगे शुरू करें।
शुरू करें, स्टार्ट करूं आगे? आ जाए। अब सुनो, देखो क्या हुआ। अब शेरशाह सूरी खत्म हुआ। शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा आया। 1555 में हुमायूं ने उसके बेटे को मारा, और 55 से लेकर 56 तक हुमायूं रहेगा। लेकिन एक साल बाद हुमायूं बुजुर्ग हो चुका था, इतनी दर्द झेले हैं, इतने सात तमस्प से लेकर के इंडिया तक के। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ने गया था। वहीं लाइब्रेरी की सीढ़ियों में पता नहीं ऐसा क्या पढ़ लिया उसने कि सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया, गिर गया, पहले नीचे आया फिर सीधा ऊपर, खत्म। यानी कि हुमायूं जो था 55 में दोबारा गद्दी पे बैठा, 56 में टपक गया, 56 में मारा गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो फिर अकबर की तरफ चलते हैं फिर आगे। अब अकबर शुरू करें। ये बच्चे पूछ रहे हैं हिंदी में भी पढ़ाइए, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या है यार? जैसे मान लो इसमें लिखा है ट्रिटी ऑफ आमेर, तो आमेर की संधि वो मैं बोलूंगा भी ना। हिंदी इंग्लिश में क्या है? अकबर को हिंदी में भी अकबर ही कहते हैं, इंग्लिश में भी अकबर ही कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में अकबर को अकबर कहते हैं, इंग्लिश में भालू कहते होंगे। नाम तो उसका सेम टू सेम ही रहेगा ना। और मैं तो वैसे भी कहानी समझा रहा हूँ आपको, और वैसे भी हिस्ट्री याद करने का कोई टॉपिक ही नहीं है। हिस्ट्री जो है वो एक स्टोरी है, मूवी है। आप मूवी देख लो, याद हो जाएगा आपको। मूवी में आपने पूछा है कभी जाके सन्नी देओल से कि तारा सिंह को इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहते हैं? चले आगे। अरे अब देखो क्या हुआ। अब यहां पर 1556 में, 1556 में हुमायूं मारा गया। अब गौर से सुनना। मान लेता हूं मैं उदाहरण के लिए, ये एक कुर्सी रखी है, इस कुर्सी पर हुमायूं गद्दी में बैठा था, और हुमायूं का जो साम्राज्य था वो इतना बड़ा था, मतलब इस इलाके पे हुमायूं कब्जा किए हुए, मतलब इतना बड़ा एम्पायर हुमायूं का था, और इसका जो राजा था वो हुमायूं था। गद्दी ये रही। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान की गद्दी का मालिक हुमायूं मारा गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस गद्दी पर बैठा हुआ मालिक मारा गया है। तो उस वक्त क्या होते थे? लुटेरे होते थे। वो चाहते थे जब गद्दी पे कोई है ही नहीं तो इसका मतलब हड़प लो, यानी कि अगर इस ये अच्छा मौका है कि आज इसे हड़प लो। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? तो ऐसे में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेमू। हेमू, ये कौन व्यक्ति था? ये वो व्यक्ति था जो एक टाइम पर शेरशाह सूरी के साथ था। इसको जैसे ही पता चला कि हुमायूं मारा गया है, इसने सोचा कि मुगलिया सल्तनत में हुमायूं मारा गया है, और इसका बेटा अभी बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 1540 में हुमायूं हारा, 41 में शाह तमस्प के दरबार में पहुंचा, और 1542 में अकबर पैदा हुआ था, जलाल। और हुमायूं जब मरा है तो 1556 है, यानी कि 1542 में हुमायूं अकबर पैदा हुआ। 1526 में अकबर की उम्र 13-14 साल के आसपास है। अब बताओ 13-14 साल का पिल्ला गद्दी कैसे चला ले? तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को चलाने वाला कोई व्यक्ति तो है नहीं है। तो 13-14 साल का व्यक्ति गद्दी चला नहीं सकता। तो हेमू को मौका मिल गया कि कैसे भी इस गद्दी को हड़प लो। अब ऐसे में क्या होता है, ये गद्दी खाली थी, हेमू चाहता था इस पर राज करना। तुरंत इस वक्त जो जलाल था, जलाल जिसे अकबर कहेंगे बाद में, इस जलाल को सबसे पहले तो गद्दी पे बिठाया उसके संरक्षक बैरम खान ने। यानी हुमायूं ने उसके जो संरक्षक था जिसका नाम था बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक था जलाल का, उसने सबसे पहले अकबर को गद्दी पे बिठाया, और गद्दी पर बिठाने के बाद में सबसे पहले उसका तिलक करवाया और अकबर को राजा बनाया। और इसके बाद युद्ध शुरू होता है। इसे कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये पानीपत का युद्ध वैसे तो कायदे में होगा हेमू वर्सेस अकबर, लेकिन अकबर चूंकि छोटा था तो युद्ध लड़ नहीं सकता, इसलिए अकबर की तरफ से यह युद्ध लड़ा था बैरम खान ने। यहां तक क्लियर हो गया? अकबर का युद्ध जो लड़ा था वो बैरम खान ने लड़ा था, और इस युद्ध में बैरम खान जीता, मतलब अकबर जीता, यानी कि हेमू इस युद्ध में हार गया। यह था अकबर का पहला युद्ध, जिसमें पानीपत के सेकंड बैटल में अकबर जीतता है। चलें आगे, शुरू करें। आ जाओ, अब सुनो आगे। अब क्या होता है, अकबर 1556 से लेके, यानी कि 1556 में यही पहला युद्ध हुआ।
इसमें पानीपत के सेकंड बैटल में इसने अकबर ने यानी बैरम खान ने हरा दिया, और हराने के बाद में अकबर गद्दी पे बैठता है, लेकिन छोटा बच्चा था तो चला नहीं पाता था। अब सुनो, यानी अकबर के 1556 से लेके करीब अगले के 7-8 सालों का जो शासन है वो अकबर की मां चलाएगी, मां। तो जो कि अकबर की मां 1556 से लेके अगले 7-8 साल तक जो शासन चलाती है, उस शासन को कहते हैं पेटीकोट शासन। और यहां पर अकबर सिर्फ नाम का राजा था, नाम का। रियल में जो राजा का जो काम कर रही थी वो अकबर की मां कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे अकबर होता है बड़ा, और जब अकबर बड़ा होता है तो अकबर को समझ में आती है कि उसकी मां गलत कर रही है। तो अकबर अपनी मम्मी से कहता है कि आप साइड में हो जाओ, और अकबर दोबारा गद्दी पे बैठता है। और कब बैठता है? करीब 5-6-7 साल बाद। 5-6 साल बाद अकबर गद्दी पे दोबारा बैठता है। जब अकबर गद्दी पे दोबारा बैठता है तो अकबर अपना नाम रखता है, और पूरा नाम रखा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं इसमें कि सर इतनी कहानी हम याद कैसे कर पाएंगे? तो देखो एक बात बताऊं, जो याद नहीं कर पाएंगे ना, मेरा मानना है उनका 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पहला कारण, या दूसरा कारण ये हो सकता है वो मन लगाना नहीं चाहते। इसके अलावा तीसरा कारण नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको अपनी मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का, ताऊ का, ताई का, फूफा का, बुआ का नाम याद है कि नहीं याद है? आपने कभी इतने सारे फैक्ट याद किए थे या अपने आप याद हो गए ये सब? क्यों याद हो गए अपने आप पता है? क्योंकि आपको अपने मम्मी पापा भाई बहन में अपनापन नजर आता है। अगर ये टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब टॉपिक में आप इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, अपनापन ले ही नहीं रहे। इसलिए या तो पढ़ाई छोड़ दो या इसमें अपनापन दिखाओ। अपनापन दिखाओगे ना तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और अपनापन नहीं दिखाओगे तो ये बोझ लगेगा। आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहानी के रूप में समझा दूं ताकि आप पर बर्डन ना हो। अदरवाइज तो हिस्ट्री वैसे ही बर्डन बना रखी है लोगों ने यार, वैसे ही लोगों से पल्ले नहीं पड़ता है। मैं भी चाहूं तो इसको अभी बोलूं, लिखो अकबर, डालो हेडिंग अकबर के ये काम है, अरे घंटा ऐसे किसी को याद नहीं होता यार। याद करने के लिए बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है। मैं उंगली पकड़ के चलने की, चलाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। चले आगे यहां से, आगे आओ। अब देखो अकबर बन गया राजा, नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लेकिन फेमस हुआ है अकबर के नाम से। लेकिन अभी इसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर नाम रियल में बाद में पड़ेगा, लेकिन बताऊंगा कैसे। अब सुनो, अब वो होता क्या है, अकबर मान लो राजा है, राजा, और अकबर चूंकि मुस्लिम था, और कौन सा मुस्लिम था? सिया। बताया था मैंने, शाह तमस ने सुलहिया बना दिया था हुमायूं को। अकबर था सिया मुसलमान। तो अकबर ने जितने भी हिंदुस्तान के राजा थे, यानी अकबर मान लो इतनी बड़ी गद्दी का राजा था, और इधर हो सकता है बिहार की गद्दी हो, इधर मेवाड़ की गद्दी हो, इधर मारवाड़ की गद्दी हो, इधर पंजाब की गद्दी हो, यहाँ का राजा कोई और, यहाँ का कोई और, यहाँ का कोई और, ये सब अलग अलग सल्तनत थी। तो अकबर ने इन सारे के सारे राजाओं को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में यह लिखा कि आप में से जो राजा मेरे को स्वीकार करेंगे, मेरी शर्तों को स्वीकार करेंगे, उनको मैं प्रोटेक्शन दूंगा अगर तुम्हारे साथ कोई नुकसान होगा तो। अगर तुमको कोई मारेगा, मतलब अगर तुम्हें बाहर का कोई व्यक्ति इनको मारेगा तो मैं प्रोटेक्शन दूंगा। यानी अकबर सारे राजाओं से कहता है तुम अपनी रियासत में मेरा झंडा लगा लो मुगलिया सल्तनत का, और तुम अगर मेरा झंडा लगाओगे और कल को तुमको कोई मारेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। ठीक है? अब अकबर इन सारे राजाओं को चिट्ठी भेजता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा अगर कोई तुम्हें मारता है तो। लेकिन होता क्या है, इनमें से कोई भी राजा अकबर की शर्त स्वीकार नहीं करता। सारे के सारे कह जाते हैं तू होगा अपने घर का अकबर, चल निकल यहां से, हमें नहीं तेरा झंडा लगाना। अब अकबर क्या करता है, बड़ा परेशान है भैया। अब इसके चक्कर में अकबर ने एक लॉटरी सिस्टम निकाला, एक बॉक्स लगाया, उस बॉक्स में सारे राजाओं के नाम डाले, और डालने के बाद कह दिया इसमें से एक पर्ची उठाओ, और जिस राजा का नाम आएगा सबसे पहले उसी के ऊपर आक्रमण करेंगे। अब पर्ची उठाई गई, तो जब पर्ची उठाई गई तो सबसे पहले जिस राजा का नाम निकला उस राजा का नाम था ये, आमेर के राजा थे ये। मतलब सबसे पहले जब पर्ची निकली वो आमेर के राजा की निकली, राजा का नाम था भारमल। अकबर ने कहा भारमल के ऊपर आक्रमण किया जाए। अब अकबर की फौज आगरा से लेके, मतलब राजधानी उस टाइम पे आगरा ही के पास रखी गई थी, आगरा से लेके अकबर आमेर की तरफ जाता है राजस्थान में भारमल के ऊपर आक्रमण करने। अब होता क्या है, उधर सामने भारमल की फौज, इधर सामने अकबर की फौज।
अब युद्ध शुरू होता है, लेकिन यहां पर एक पंगा हो गया। पंगा होते ही क्या होता है, भारमल को समझ में आ गया कि मैं अकबर से लड़ नहीं पाऊंगा। तो भारमल क्या करता है, अकबर के सामने एक ऑफर रखता है। वो ये कि भारमल की एक बेटी का नाम था हीर कुमारी। बेटी का नाम था हीर कुमारी, और इसी को दूसरा नाम भी दिया जाता है हरकाबाई। हरकाबाई। भारमल कहते हैं मेरी बेटी से शादी करेगा। अब सोचो, लड़ने कौन सा युद्ध आया है, कौन सा युद्ध शुरू हो रहा है यहां पे। अब अकबर पंगे में पड़ गया कि समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो यहाँ पे फौज लेके आया था पूरी, यहां तो सामने हरकाबाई खड़ी है। अब अकबर को पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अकबर ने जैसे ही हरकाबाई को देखा, मना नहीं किया गया। और इससे क्या होता है, एक अकबर की शादी हरकाबाई से होती है। अब इससे एक प्रॉब्लम हुई। इधर अकबर की शादी जैसे ही हरकाबाई से हुई, तो राजा जो भारमल था, उसके सारे के सारे राजपूत व्यक्ति जो थे भारमल के एंटी हो गए कि तुमने मुसलमानों से अपनी शादी कर दी। और जो अकबर के जितने भी सपोर्टर थे, वो सारे के सारे अकबर के एंटी हो गए कि तुमने एक लड़की के चक्कर में अपनी पूरी फौज गिरा दी, यानी तुमने लड़की के चक्कर में घुटने टेक दिए। यानी कि अब ये मैटर जो था, दोनों में तो सॉल्व हो गया, लेकिन फौज फौज क्या हुआ। लेकिन फिर भी अकबर ने मैनेज कर लिया और संभाल ली कंडीशन। और यहीं पर ट्रिटी ऑफ आमेर में आमेर जो था अकबर के अंडर में आ गया। इस तरीके से अकबर ने आमेर को कंट्रोल में किया। पहला युद्ध। दूसरा, अब सुनना, अकबर अपनी पूरी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा, और ना ही जिंदगी में कोई युद्ध हार सकता है। लेकिन अकबर के जो सबसे ज्यादा जो डर लगता था, वो केवल एक ही आदमी से लगता था, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। अकबर जिस आदमी से डरता था, पूरे हिंदुस्तान में किसी से नहीं डरा, केवल एक ही आदमी से डरता था, वो व्यक्ति था महाराणा प्रताप। और अकबर को मालूम था कि मैं महाराणा प्रताप से हार जाऊंगा, इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने के लिए गेम खेला है। क्या गेम खेला है वो देखते हैं। अब सुनो, अकबर सब जगह जीत रहा है, लेकिन महाराणा प्रताप से हारने की गुंजाइश है। तो अब आप सुनना, थोड़ा समझना। महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर एक आदमी को सामने खड़ा करता है, एक आदमी को सामने, उसका नाम है मानसिंह। यानी कि महाराणा प्रताप की फौज यहां पर है, और अकबर खुद महाराणा प्रताप से नहीं लड़ेगा। अकबर कहेगा कि मेरी तरफ से युद्ध मानसिंह लड़ेगा। यह अकबर की चाल थी कि मानसिंह को महाराणा प्रताप के एंटी खड़ा कर देना। अब आप कहोगे कैसे, तो कारण सुनो क्या था। एक्चुअली जो मानसिंह था, वो इस हरकाबाई, मतलब जो इसकी पत्नी पुत्री थी ना, जो अकबर की वाइफ थी, उसका भतीजा था मानसिंह। मतलब यहां तक सीन क्लियर हो गया। आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई या हीर कुमारी का भतीजा था मानसिंह। दूसरा, मानसिंह जो था वो इनको पूजता था, महाराणा प्रताप को भगवान मानता था। और अकबर ने कह दिया महाराणा प्रताप से युद्ध जो लड़ेगा वो मानसिंह लड़ेगा। ये अकबर की जानबूझ के चाल थी कि मानसिंह को महाराणा प्रताप से लड़ा दो, तो दोनों यानी गुरु और चेले में ही लड़ाई होगी। अब महाराणा प्रताप के सामने खड़ा हुआ है मानसिंह, अकबर नहीं खड़ा सामने। अब मानसिंह धर्म संकट में आ गया, रिलीजियस क्राइसिस, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। इसलिए मानसिंह बड़ा परेशान था। मानसिंह की परेशानी देखते हुए उसकी बुआ जो थी हरकाबाई, उसने मानसिंह को बुलाया, बता क्या बात है, क्यों परेशान है। तो उसने कहा बुआ एक बात है समझ में नहीं आ रही, वो ये कि मेरे राजा हैं अकबर, मैं इनके संरक्षण में हूं। इन्होंने मुझसे कहा है कि महाराणा प्रताप से लड़ाई लड़, लेकिन महाराणा प्रताप को मैं भगवान मानता हूं, अपने भगवान से कैसे लड़ लूं। अब बुआ ने उसको समझाया कि देख, इस युद्ध में विजय धर्म की होगी, तू अपने कर्म का साथ दे, तुझे लड़ना है तू लड़, लेकिन अपने कर्म के साथ जाना। तब जब बुआ ने समझाया, तो मानसिंह ने अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी, और फिर युद्ध होता है मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप। और इस युद्ध में मानसिंह जीत जाता है, यानी अकबर इसमें भी जीतता है। लेकिन बस ध्यान रखना, यह युद्ध अकबर ने खुद नहीं लड़ा था, यह युद्ध अकबर ने मानसिंह से लड़वाया था। अब नेक्स्ट, इसके बाद अकबर की अंतिम लड़ाई थी असीरगढ़ विक्ट्री 1601 में, और अकबर इस युद्ध को भी जीतता है। यह अकबर का लास्ट बैटल है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है या फिर आगे चलें?
आगे चले, कोई कंफ्यूजन ना हो तो। ओके, आ जाए। अब अकबर का देखो, ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि अकबर के मेन मेन वॉर समझ में आ गए होंगे। अब अकबर के इंपॉर्टेंट काम देख लेते हैं जरा गौर से। पहला, सीक्वेंस में लिखे हैं काम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अकबर के सारे काम मैंने सीक्वेंस में दिए हैं, कोई भी सीक्वेंस गड़बड़ में नहीं है, फिर बाद में आप कहोगे कंफ्यूजन हो गया। तो अकबर का सीक्वेंस में काम क्या है? 1562 में अकबर ने स्लेवरी सिस्टम एबॉलिश कर दिया। स्लेवरी सिस्टम को कहते हैं गुलामी व्यवस्था। अब गुलामी व्यवस्था क्या होती है वो समझ लो। गुलामी व्यवस्था का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, जब हम युद्ध लड़ने जाते थे तो युद्ध में लड़के लड़के यानी पुरुष मारे जाते थे, और पुरुषों की जो विधवाएं या पुरुषों की जो पत्नियां या पुरुषों की जो बेटियां होती थीं, वो उन सबको हम बंदी बना के गुलाम बना लेते थे। अकबर ने इस गुलामी व्यवस्था को बंद किया था, यानी अब तुम किसी को गुलाम या अपना दास नहीं बना सकते। अकबर ने कब बंद किया? 1562। नेक्स्ट, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिम टैक्स खत्म कर दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या होता था? पहले क्या होते थे? तीर्थ होते थे, तीर्थ के आज भी होते हैं नो डाउट। जो तीर्थ करने जाते थे उन तीर्थों को करने से पहले कुछ टैक्स लिया जाता था। मतलब अपने भगवान को याद करने से पहले एक यात्रा की जाती थी, उसमें टैक्स लिया जाता था 2, 4, 5 रुपए। तो अकबर ने कह दिया आज से भगवान को याद करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी अकबर ने दूसरा काम ये कर दिया। तीसरा, 1564 में अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया। याद आ रहा होगा, ये जजिया वो कर है जिसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। याद आ रहा होगा, मोहम्मद बिन कासिम जिसे सिंध के राजा दाहिरा को हराया था। मैंने कल की क्लास में बताया, जिन्होंने नहीं देखी है वो कल वाली क्लास देख ले जाके। ये अकबर ने जजिया टैक्स खत्म कर दिया। नेक्स्ट, मैं जो ये जजिया किससे लिया जाता था? नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। उसके बाद 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा से करीब 20, 21, 22 किलोमीटर दूर इस तरफ है, राजस्थान वाले रास्ते पर, ठीक है। ये अकबर ने यहां पर राजधानी बनवाया। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना 75 से लेकर 78 में, इसे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहते थे, यानी धर्म की संसद भी कहते थे। क्यों कहते थे? कि यहां पर सारे धर्मों के लोग जा सकते थे, अपनी भगवान को याद करने के लिए नमाज कर सकते, पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसे इबादत खाना बोला गया था। इबादत मतलब होता है याद करना, खाना मतलब बैठने की जगह, ठीक है। एक फिर अकबर ने एक दीन इलाही धर्म अपनाया था, फॉलोअर ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब कोई भी बंदा आके इसको अपना सकता था, दीन इलाही धर्म को। लेकिन इसमें चक्कर क्या था? यह केवल बीरबल ने अपनाया था, बाकी किसी ने नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हिंदू जब इसमें जा रहे थे तो मुस्लिम इनका विरोध कर रहे थे, मुस्लिम जा रहे थे तो हिंदू इनका विरोध कर रहे थे। तो अकबर का ये कॉन्सेप्ट जो था फेल हो गया। लेकिन बीरबल अकेला बंदा है। आपसे पूछा जाए कि दीन इलाही को किसने फॉलो किया है, तो केवल बीरबल था जिसने सपोर्ट किया था, बाकी सब ने मना कर दिया। अगला सुनो, मनसबदारी सिस्टम लॉन्च किया अकबर ने बात सबसे एंड में, ऑपरेटेड बाय राजा टोडरमल। राजा टोडरमल के कहने पर किया था। पूछा जाए मनसबदारी किसके कहने पर किया, तो टोडरमल के कहने पर किया। और एक बात समझ लेना, यह पूछा जाए आपसे कि अकबर को अकबर नाम कब दिया गया, तो जब मनसबदारी सिस्टम सक्सेस हो गया उसके बाद अकबर को अकबर टाइटल दिया गया है। इससे पहले अकबर का नाम अकबर नहीं पड़ा था, अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद कहते थे केवल। लेकिन जैसे ही मनसबदारी व्यवस्था सक्सेस हो गई, अकबर को नाम के आगे लिख गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का मतलब होता है एक प्रकार का भगवान। क्लियर हो गया यहां तक? अब सुनो, ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? मनसब का मतलब होता है सम्मान। होता क्या था, ऐसे समझना, मनसब समझ में नहीं आ रहा तो मनसब का मतलब होता है कि अकबर ने यह पूछा था कि अकबर ने राजा टोडरमल से पूछा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो उसने कहा मालिक, महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आज ये जो मजदूर है, आज से 10 साल पहले भी ये 5 रुपए कमाता था और आज भी 5 रुपए कमाता था। लेकिन आज से 5 साल पहले गेहूं 50 पैसे का आता था और आज गेहूं 1 रुपए का आता है। तो मालिक, जो सामान का जो मूल्य था वो तो बढ़ गया, लेकिन वेतन या सैलरी तो नहीं बढ़ी ना। वेतन या सैलरी भी तो उतना ही है। तो उसने कहा कि जो ये सैलरी नहीं बढ़ रही है और सामान का जो मूल्य बढ़ रहा है, इसी के गैप को महंगाई कहते हैं। तो अकबर ने पूछा इस महंगाई को कैसे कम किया जाए। तो उसने कहा जो अच्छा काम करे उसे सम्मान दो, और इसी सम्मान का मतलब था मनसब दो।
मन सब दो। मन का मतलब होता है मन के मुताबिक, सब का मतलब वो सब जो तुम्हारे काम के बराबर हो। इसलिए कहा मन के मुताबिक वो सब दो जो काम अच्छा किया है उसके बदले मिले। इसी को मनसब कहा गया। और यहीं से जैसे ही मनसब शुरू हुआ तो लोगों ने कहा अकबर द ग्रेट, और यहीं से अकबर के नाम के आगे टाइटल पड़ता है अकबर महान। क्योंकि ये मनसबदारी प्रथा अकबर की वो प्रथा थी जो अकबर ने पूरे साम्राज्य में फैला दी कि जो अच्छा काम करेगा उसके बदले हम उसे बहुत अच्छा सम्मान देंगे। और यहीं से अकबर के नाम के आगे मनसब के बाद ही अकबर नाम रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। यहां तक कोई डाउट है? अब अकबर का नेक्स्ट पार्ट, अकबर के कल्चरल पार्ट जो देखें वो क्या है। अकबर ने आगरा में जो आगरा का लाल किला है उस लाल किले में कुछ चीजें बनाई थी। पहले नाम था दीवान ए आम, दूसरा नाम था दीवान ए खास। अब ये दोनों के दोनों आगराई के लाल किले में थी, लेकिन दोनों का मतलब समझो। दीवान ए आम जो था वो आम आदमी के लिए था, दीवान ए खास जो था वो खास आदमी के लिए था। दीवान ए आम में आम आदमी बैठ के पंचायत कर सकता था या बातें कर सकता था, और दीवान ए खास में वीवीआईपी लोग बैठ के पंचायतें बातें कर सकते थे। क्या लिखा है? फॉर कॉमन पीपल, फॉर रॉयल पीपल। दो काम। तीसरा, अकबर ने एक तुलादान नीति अपनाई थी। तुलादान, ये तुलादान क्या होता था जरा सुनो। जब अकबर कोई युद्ध जीत के आता था तो अकबर को एक तराजू पे बिठाया जाता था, और तराजू के दूसरे पलड़े पर जितने वजन का अकबर होता था उतने ही वजन के सोने चांदी रखे जाते थे। सोना मान लो रखा जाता था, और जो सोना मान लो अकबर 70 किलो का है तो 70 किलो सोना इधर रखा जाएगा, और ये 70 किलो सोना गरीबों को दान किया जाता था। इसे कहते थे तुला दान। ये अकबर ने लॉन्च करवाया था। यहां तक क्लियर हो गए अकबर के काम। चले आगे। इसके बाद अकबर के नवरत्ना, अकबर के 9 ज्वेल्स। पहले शुरू करें यहां से। अकबर के 9 ज्वेल्स। अब सुनो, अकबर के नवरत्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट सुनना। बीरबल, जिसका ओरिजिनल नाम था महेश दास। बीरबल, जिसका ओरिजिनल नाम था महेश दास, ये अकबर का एडवाइजर था, अकबर को सलाह देता था। तानसेन, जिसका ओरिजिनल नेम था राम तनु पांडे, ये म्यूजिशियन था, म्यूजिक बजाता था। मान सिंह, ये चीफ कमांडर था, याद आ रहा होगा, जिससे महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था, यही कमांडर था वो। अगला, टोडरमल, ये वही है जिसने मनसबदारी लॉन्च करवाई। टोडरमल ये अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, मतलब निर्मला सीतारमन थी ये। नेक्स्ट, और 2 भाई थे, एक भाई का नाम है अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। ये कवि हैं, पोइट हैं, ये दोनों भाई हैं ये, ठीक है। और इसी ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। कौन सी भाषा में? पर्सियन। इन दोनों भाइयों ने लिखी थी, अबुल फजल और फैजी ने मिलके। कौन सी किताब है ये? आईने अकबरी और अकबरनामा। कौन सी लैंग्वेज में? पर्सियन लैंग्वेज में। अगला, और बड़ा कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा हो तो। नेक्स्ट, इसके बाद एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कवि था, इसने याद करना, वो बाबरनामा जो किताब थी वो इसने तुझके बाबरी के नाम से पर्सियन लैंग्वेज में लिखी थी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी थी, कौन सी लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज, तुर्की भाषा में। इसने उसका अनुवाद किया है तुजुक ए बाबरी के नाम से, कौन सी भाषा में? पर्सियन लैंग्वेज में। दोनों में फर्क इतना था। नेक्स्ट, फिर है भगवान दास, ये कवि है, पोइट है एक। और फिर था लास्ट मुल्ला दो प्याजा, जो खाना बनाता था अकबर के लिए, कुक था। इसका नाम मुल्ला दो प्याजा इसलिए पड़ गया था क्योंकि ये जब भी खाना खाता था तो खाना खाते समय से 2 प्याज चाहिए होती थी। अकबर इससे पूछता था कि यार ये तो 2 प्याज को रख लेता है। उसने कहा अच्छी लगती है। अकबर ने कहा 1 नहीं अच्छी लगती? उसने कहा नहीं। 3 नहीं अच्छी लगती? उसने कहा नहीं। कितनी अच्छी लगती है? ना 2 ही अच्छी लगती है। तो अकबर ने इसका नाम रखा था मुल्ला दो प्याजा, इसलिए मुल्ला दो प्याजा के नाम से ही फेमस है। यहां तक अकबर तक आपको क्लियर हो गया। अब अकबर की जो डेथ होगी वो होगी 1605 में। 1605 में अकबर टपक जाएगा, मींस मर जाएगा। अकबर को एक रोग हो जाएगा, उस रोग यानी बीमारी की चपेट में आके अकबर मरेगा, और उसके बाद अकबर का दी एंड हो जाएगा। और अकबर के बाद अकबर का बेटा है जिसका नाम सलीम है, और सलीम यानी कि जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का राजा बनेगा। यह है अकबर का सीन। अकबर के सीन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? पूरे अब बताओ। बाबर, हुमायूं, देन शेरशाह सूरी, फिर देन हुमायूं, देन फिर अकबर। इतने में कंफ्यूजन है आपको? बताओ।
अभी मुगलों में 3 रह गए हैं, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इतने में कोई कंफ्यूजन है? ये कौन है, ये बार बार बोलते हो यार, इतनी डेट याद नहीं होती, क्या करे यार। मन लगाओ ना, तुम मन कहीं और लगाते होगे। जब पढ़ाई किया करो तो ये बाकी चीजें छोड़ दिया करो ना। जब पढ़ाई किया करो तो ये सब मत देखा करो कि किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है। भाड़ में जाने तो जिसका आ रहा है उससे बोल दो कि ब्लॉक में डाल दो उसको। अब तुम लगे रहोगे, पढ़ भी रहे हो, इधर तुम पढ़ रहे हो अखबार, और इधर हाँ बगल वाली जान मारे ली है। और फिर पढ़ाई करोगे ऐसे तो कैसे पढ़ाई होगी भैया। सब डेट याद हो जाएंगी, बस दिल लगा के पढ़ना। दिल किताबों में या इस टॉपिक में लगाना, कहीं और मत लगाना। कहीं और लगाओगे तो कुछ ना याद होने वाला। चलें आगे। आप एक बात बताओ, खुद अब सोचो, मैं अभी आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, कल कल मैंने आपको पढ़ाया होगा। मैंने कल से लेके अभी तक कोई किताब तो उठाई नहीं है, मैंने कोई कॉपी तो उठाई नहीं है। और पूरी की पूरी ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, पूरी पॉलिटी पढ़ा दूंगा, पूरे बाकी टॉपिक पढ़ा दूंगा। कहीं किताब उठाऊंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा एक भी। तो मुझे कहाँ से याद हो गया? मैंने भी कहीं मन लगा के तो पढ़ा होगा कभी ना कभी, तभी पढ़ गया। बस मेरे में और आज के में फ़र्क इतना है कि मैं आपको इतना सिस्टमेटिकली समझा रहा हूँ। हाँ, मेरे टाइम पर किसी टीचर ने मुझे इतने सिस्टमेटिकली समझाया नहीं, बस इतना फ़र्क है। ये डायग्राम मैंने खुद बनाई, मुझे कोई टीचर बना के दे देता ना तो बात ही अलग होती। इसलिए आप लोग ये मत कहो कि यार डेट नहीं याद होती, ये नहीं याद होती। आपको ये कैसे याद है कि आपकी शादी कब हुई थी? या आपको ये कब याद है कि आप कब लॉन्च हुए, मतलब आई मीन पैदा कब हुए? ये याद है आपको या नहीं? आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो आपको जब ये याद है तो फिर ये सब क्यों नहीं याद हो सकता? क्योंकि आपको वो सब इसलिए याद है ना क्योंकि आप उसमें मन लगाते हो, इसमें शायद मन नहीं लगा रहे ना। चले आगे, अकबर तक का क्लियर हो गया। भैया पीडीएफ के लिए, हाँ लो अलाउ, तो मैं जवाब दे दूंगा पीडीएफ के लिए। वैसे पीडीएफ के लिए आप लोग एक बार चेक करना, कल वाली वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है। उस चैनल का लिंक खोलो, वहां पर जाके आप उस चैनल में जाके चले जाओ, वहां पर हम पीडीएफ या बाकी क्वेश्चंस वगैरह दे देंगे। बट कुछ पता नहीं क्या है, मैं तो टेक्निकल चीज़ों में इतना अवेयर या पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो कभी कभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ, देखो उसका कोई रास्ता अगर मान लो ओपन नहीं हो रहा तो निकल आए, ठीक है। हाँ बट कोशिश करूंगा, आप देखना वहां पे जाके अगर खुल जाता है तो उसको ज्वाइन करना, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। लेकिन फिर भी अभी 2 ही दिन तो हुए हैं यार मेरे को। 2 दिन पहले मैं खुद तो अभी सीख रहा हूँ पढ़ाना यार, है। इतना पढ़ा ले रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी पीडीएफ में दिलवा दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। चले आगे, अकबर तक अगर क्लियर हो गया हो तो आ जाए। अब अकबर के बाद अगला पार्ट आएगा, तो हाँ अकबर की बिल्डिंग और रह गई है। पहला, अकबर की बिल्डिंग में अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया। दूसरा, जोधाबाई महल बनवाया। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है ये। फतेहपुर सीकरी बनवाई कहाँ पर है? यह आगरा से वो 20-21 किलोमीटर दूर इस तरफ है। इबादत खाना बनवाया, ठीक है, कहाँ पर है? वहीं पर है। इलाहाबाद में किला बनवाया। इलाहाबाद का फोर्ट, ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर ने नहीं बनवाया। अकबर नहीं बनवाया था, क्लियर कर देता हूँ। बुलंद दरवाजा बनवाया जो फतेहपुर सीकरी में ही है। ये अकबर का मैंने पूरा बता दिया। अब चाहे तुम कोई भी एग्जाम दो, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, पीओ, सब में इतने क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आने वाले। बशर्ते कि यह है कि अब तुम इसको करना क्या, वो मैं रास्ता दे देता हूँ। मैं जितने भी डायग्राम बनाए हैं ना, उनको एक बार आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब कैसे ड्रॉ करना है उसका रास्ता दे देता हूँ। देखो ये, देखो, मान लो बाबर, बाबर के 2 डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम में ऐसे करना, दूसरे डायग्राम में ऐसे करना, बाबर खत्म। फिर आ जाना हुमायूं, हुमायूं के 2 डायग्राम बनेंगे। एक एक हुमायूं के क्या कहते हैं, 1530 से लेके 40 तक का डायग्राम, उसको ऐसे कर लेना। एक बनेगा हुमायूं का 1540 से लेकर के 1555 तक का, जो हुमायूं रहा सहा तमस पर वो पूरी यात्रा, वो ऐसे कर लेना। हुमायूं खत्म। उसके बाद आ जाना फिर आगे के पार्ट में, अकबर। अकबर अकबर के 3 या 4 डायग्राम बनेंगे, हर डायग्राम को ऐसे कर लेना। क्लियर हो गया? अकबर खत्म हो जाएगा। अकबर के बाद जहां तक मैं जानता हूं जहांगीर में 2 है, मशेर शाहजहां में 1 है और औरंगजेब में भी 1 ही है। 4 डायग्राम और बनेंगे। टोटल मिला के 12 से 13 डायग्राम होंगे, मुगल एम्पायर खत्म हो गया। क्या करोगे यार सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा पढ़ के?
12 डायग्राम में इतना पार्ट हो जाएगा कवर। अगर मान लो इतने में से मिडिवल इंडिया से अगर क्वेश्चन बाई चांस को तुम्हारे 15 आ गए, तो 15 आ गए, वैसे 15 नहीं आते मिडिवल से, मान लेता हूँ 15 आ गए, 15 में से 14 क्वेश्चन फंस जाएंगे, एक नहीं फंसेगा, एक से तुम्हारा कौन सा सिलेक्शन रुक जाएगा यार। तुम 14 तो कर आओ, 14 में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसको डायग्राम ऐसे बना लेना, तुम ये करना, करने की कोशिश करना, 110% बताऊं रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा आपके पास। बस करना, बस ये पढ़ाई में कुछ फॉर्मूले आप समझ के रखना कि इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? तो मैंने जो आज आपको बताया, दोबारा सुन लो, मैंने 1526 से लेकर 1605 तक अकबर के मरने तक का पाठ बता दिया। अब आज आप इतना कवर कर लो, क्योंकि अब इससे आगे वाला जो हिस्सा है वो अंग्रेजों के आने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में कैसे बनेगी, उसके लिए मुझे पूरी कहानी इंग्लैंड से लेके यहां घुमा के लानी पड़ेगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके दिमाग में पूरी कहानियों का कंफ्यूजन हो, इसलिए पहले आप इसको चित्रों के माध्यम से अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, सारे डायग्राम यहां से स्क्रीनशॉट लेके आप बना लेना, और कोई डाउट नहीं हो तब ऐसे क्लास को हम आगे शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बाकी आप लोग टेंशन मत लो, ये सिलेबस बहुत इफेक्टिव तरीके से और अच्छे तरीके से खत्म कराऊंगा, इतने अच्छे तरीके से खत्म कराऊंगा कि आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ने वाली, ये पक्का है। बस जितना कराता जाऊं उतना साथ के साथ करते जाना। पता चला मैं यहाँ क्लास खत्म करा रहा हूँ और तुम पार्क में बैठे हो किसी और ही के साथ, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जो मैं कवर कराऊं, मैंने जैसे उदाहरण के लिए अब 1-1.25 घंटे में ये कवर करा दिया, तुमको इसको प्रैक्टिस करने में 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है अभी ये। बस तुम 15 मिनट अभी प्रैक्टिस कर लो, 15 मिनट शाम को खाने के बाद कर लेना, और 15 मिनट में जब सुबह क्लास में आऊँ उससे पहले कर लेना 3 बार, सुबह शाम दोपहर 3 बार खुराक ले लो इसकी, ये याद हो जाएगा टॉपिक। और अगली बार मैं कल से दोबारा आगे का हिस्सा बता दूंगा। मेरे साथ 15-15 मिनट की प्रैक्टिस करते चलना, टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे आपके। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। कल फिर मिलूंगा सेम इसी टाइम पर 12 बजे, फिर बोल रहा हूं सेम इसी टाइम पर 12 बजे। कोई भी ये मत पूछना किस टाइम पे आऊंगा, कितने बजे आऊंगा, 12 बजे आऊंगा, फिर बोल रहा हूं 12 बजे ही आऊंगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए